हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर्स आर। हाँ जी, क्या है इनके डायरेक्शन रेशियोज? 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ से देख के आपने ये लिख देना है, 2 3 4। ठीक है। वेक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज 2i lambda j plus k is and b vector is equal to 3i minus 2j plus 8k are perpendicular to each other, then the value of the lambda is। तो आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए डॉट बी करना है आपने। तो ए डॉट बी जो है वो आपका हो जाएगा, पहले आई के कॉफिशिएंट को 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3। फिर आपने लैम्डा को जो है वो -2 से मल्टीप्लाई करना है, ये -2 नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स -2 प्लस 1 × ये 1 और ये 8। ठीक है, तो 1 × 8 ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। और ये कहता है कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट उनकी 0 हो जाती है, तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 + 8 14। ठीक है, 14 और -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 1 लैम्डा विल बी इक्वल टू 14/2। ठीक है, 14/2 ये 7 आ जाएगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। बच्चा मुझे पता है कि ये हम कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि जो बच्चे कोई नए कभी देखेंगे वीडियो तो वो भी इसको कंप्लीट जो है। ठीक है, तो इसकी कंप्लीटनेस के लिए मैंने जो है उसको दोबारा शुरू कर लिया है। ठीक है, घबराना नहीं है। तो अभी जल्दी से इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। If theta is the angle between the vectors a and b, then a vector dot b vector a dot b vector, ठीक है, और a क्रॉस b अगर इक्वल हो तो then theta equals to। तो a डॉट b वेक्टर का मॉडुलस जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। हाँ ठीक है, ए बी कॉस थीटा होता है। और ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो आपने ऐसा लिख लेना है इसको। ठीक है, और ये जो है आपके पास ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बच जाएगा। ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इसका मतलब है कि कॉस से डिवाइड करोगे तो टेंजेंट थीटा 1 हो जाएगा, और टेंजेंट थीटा 1 है तो थीटा जो है वो π/4 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, तो π/4 इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो एंगल जो होता है वो होता है ए डॉट बी। देखिए आप इसका क्या है, तो वो 1 × 0 है, 1 × 0। इसमें आई देख रहे हो आप, ये जो मैं इसको अलग से कर देता हूँ, मुझे लगता है ये हमारा हुआ नहीं था वहाँ। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। तो ये पहला वेक्टर जो है वो मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को क्या लिखोगे आप? आई -j+0k। ठीक है, के नहीं है तो 0k लिख लेना आपने। और बी वेक्टर को क्या लिखोगे आप? बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 टाइम्स आई +j - k। ठीक है, तो अब आपने ए डॉट बी करोगे आप, तो क्या आएगा? ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब आप इनके आई जे और के कॉफिशियंट्स को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। तो यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 0। 1 × 0 0। ठीक है, जे टाइम्स इधर -j है, इधर +j है। ठीक है, तो ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 × 1 है, और 0 × 1 जो है -1, 0 × -1 नेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो वो आपका 0 ही हो जाएगा, तो a डॉट बी इज इक्वल टू -1 हो गया। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है वो देख लीजिए। और ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए यहाँ से कितना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1² प्लस -1²। ठीक है, और अंडर रूट, तो ये √2 हो गया। ठीक है, और इधर से भी जो है वो आप देखो, इसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो √2 हो जाएगा, इसका भी √2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड √2 है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 अंडर रूट ए का, ए जो है वो ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, √2 × √2 × cos थीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो √2 × √2 कितना होता है? वो 2 होता है।
2 cos theta is equal to -1, that means थीटा इज cos थीटा इज इक्वल टू 1/-1/2। ठीक है, तो -1/2 जो है वो कितना होता है आप देख लीजिए। माइनस कॉस ये होता है पाई/3। ठीक है, cos 60 होता है पाई/3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आप इसको कैसे करोगे, तो ये आपका थीटा जो है पाई-पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ये आप याद ही आपको फार्मूला जो है नहीं है तो आप देख लीजिए। माइनस अगर आपके पास आ रहा हो cos थीटा अगर नेगेटिव आ रहा हो तो पाई माइनस और इसको ये लिख देना आपने। ठीक है, तो पाई-3 जो है वो 2 पाई/3 हो जाएगा। 2 पाई/3 इज द आंसर, तो दैट इज बी इज द राइट आंसर। इज इट ओके? फिफ्थ इज बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फिफ्थ इज बी। लेट्स चेक। 5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, तो 25 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, तो कितना आ गया 29 और 9 38। ठीक है, तो अंडर रूट 38 बी इज द राइट चॉइस। ठीक है, फिफ्थ बी बिल्कुल ठीक है अंजू। ठीक है, नेक्स्ट ए वेक्टर इज एनी वेक्टर देन ए क्रॉस ए इज। हाँ जी, फिर सिक्स्थ का डी जीरो जीरो वेक्टर बिल्कुल ठीक है जी। ये जीरो नहीं है, ये वाला नहीं है, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है आपने। ये वाला जो है वो चॉइस राइट चॉइस है। ठीक है, वेक्टर क्योंकि ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर है और इसका आंसर भी वेक्टर में ही आना चाहिए, तो ये इसलिए वेक्टर है ये। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर आर 4 2 3। 4 2 3, तो ए इज द राइट चॉइस। इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए। देन द एंगल बिटवीन, ये कुछ नहीं है, बिटवीन ए एंड बी इज 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा हो गया, तो दैट इज इक्वल टू √3 इंटू ए बी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही आपका जो है ये वाला मैग्नीट्यूड है जो वो इसका ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हमने ए लिखा है और बी के मैग्नीट्यूड को बी लिखा है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो cos थीटा क्या है, cos थीटा इज √3/2 और cos थीटा √3/2 होता है तो किस एंगल पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई/6। 30 डिग्री पे आपका कोसाइन जो है वो √3/2 होता है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है ये। ठीक है, तो ए इज द राइट चॉइस। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। नाइन्थ का आंसर करिए जरा। A dot B is equal to 1, that means AB cos theta is 1। ठीक है, where theta is the angle between the vectors। तो ये थीटा सॉरी, थीटा जो है वो एंगल है इनके बीच में, ए और बी के बीच में। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू जो है वो दी हुई है 1, ये आपका 1 है, और बी की वैल्यू जो है वो 2 है, 1 × 2, और साथ में cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 जो है वो होता है cos पाई/6, cos पाई/3। ठीक है, 60 डिग्री पे पाई/3 है। पाई/3। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई/3 आपके पास आंसर रहेगा, तो आंसर इज बी। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ a डॉट b is 0 then a vector is प्रॉपर वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा प्रॉपर और इम्प्रॉपर वेक्टर तो कुछ नहीं देखा मैंने। ठीक है, आई डोंट नो। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर तो ये फ्री वेक्टर तो जीरो वेक्टर को कह सकते हैं जिसकी कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है वैसे। ठीक है, नल वेक्टर, नल वेक्टर इज जीरो वेक्टर अगेन। ठीक है, नल इज जीरो वेक्टर, और नन ऑफ दीज इज द राइट चॉइस। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तो ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं, वो कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है,
चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, टेंथ का क्या है। ये आपका टेंथ है और टेंथ, ठीक है जी। टेंथ का नल वेक्टर, देन ई इज अ नल वेक्टर। समझ से परे की बात है ये तो, आंसर जो दिया हुआ है पता नहीं क्या सोच के लिखा है किसी ने। ठीक है, तो आपने इसको नन ऑफ दीज ही लगाना है। ठीक है, इफ ए डॉट बी जीरो देन ए वेक्टर इज, ए वेक्टर का पूछ रहा है ये। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर तो नल वेक्टर तो जीरो वेक्टर है, ये कोई इसमें इम्प्लाई तो नहीं करता ये ऐसा। ठीक है, मे बी लगा सकते हैं वैसे तो। परंतु इसके लिए जो है बी वो कैसा वेक्टर होना चाहिए, तो बी वेक्टर जो है नहीं इम्प्लाई तो नहीं होता, ये नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, यही ठीक है जी। मेरे हिसाब से तो ये नन ऑफ दीज के साथ ही जाऊंगा मैं तो। ठीक है, नहीं भी होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये अगर दिया हो कि बी वेक्टर जो है वो आपका पैरेलल है या कुछ और कंडीशन है इसके साथ होनी चाहिए थी, अगर नल वेक्टर लगाना ही है तो। ठीक है, तो इम्प्लाई नहीं होता है ये। हाँ, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज, मिड पॉइंट पूछ रहा है आपसे और वेक्टर के जो मिड पोजीशन वेक्टर, साथ में पोजीशन वेक्टर भी चाहिए मिड पॉइंट का। तो पहले इनका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। निकलेगा कैसे? तो 4+2/3। तो 4+2 6 होता है, 6/2 जो है वो 3 होता है। ठीक है, और 3+1 4 होता है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो 2 हो जाएगा। और 4 और -2 को आप ऐड करोगे तो वो आपके पास हो गया 2। 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो 1 आ जाएगा। ये पॉइंट है जी आपका। ठीक है, जो मिड पॉइंट है इन दोनों का। अब आप इसको पोजीशन वेक्टर बताना है तो इनके साथ आई जे के लगा दीजिए। तो 3i+2j +1k। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है के है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा उसका मिड पॉइंट का। द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इसके लिए फार्मूला जो है वो आपको बताया हुआ है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट करना है, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ इसको, क्या करवा दें, चले कर देते हैं, कोई बात नहीं है। तो 2 × 1 प्लस ये 2 और ये 1। ठीक है, यहाँ से 1 लिया हमने, और 3 और 2 जे का कोफिशिएंट 2, तो 3 × 2 प्लस 2 × 1 तो इसको आप देख लीजिए, ये ए डॉट बी हो गया आपके पास। ठीक है, ये ए डॉट बी है, और ये कितना बन गया? 2+6+2। ठीक है, तो 10 हो गया ये। और अब आपने क्या करना है, इसको बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेक कर लीजिए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास, हाँ जी, 1² + 2² + 1² अंडर रूट। ठीक है, आई जे के कोफिशिएंट्स को आपने स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लेना है, तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। इज इट ऑल राइट? यस और नो? तो ये आपके पास 4 हो गया, 5 और ये 6 हो गया, तो 6 अंडर रूट से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन विल बी, ठीक है, तो प्रोजेक्शन विल बी, मैं सीधे लिख देता हूँ, ये आपका डॉट प्रोडक्ट आया था, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर आपने प्रोजेक्शन लेना है ऑन दिस। ठीक है, जिसके साथ ऑन लगा हुआ है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो दैट विल बी 6 अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस की जो है वो 1,0,0 होती है। ठीक है, 1,0,0। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस की होती है। और देख लीजिए वाई एक्सिस की क्या होती है, तो वो होती है 0,0,1,0। ठीक है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस है। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो आपके पास होती है 0,0,1। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तीनों की। क्लियर है?
तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ अल्फा बीटा द डायरेक्शन एंगल्स। अब डायरेक्शन एंगल्स का मतलब है कि इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन से, जो जिस भी एक्सिस की बात करें तो उसके पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखने में ये टिपिकल सा लग रहा है, तो लेकिन ट्राई कर लेते हैं हम। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि cos 2 गामा का क्या, 2 अल्फा का क्या फार्मूला होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब cos 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 जो है वो दूसरी साइड में जाके -1 हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा इधर आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पास 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा और इसमें से -1। ठीक है, ये बन गया आपके पास। इसी तरीके से बाकी आप लिख लीजिए, तो 2 cos स्क्वायर बीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा -1। ठीक है, अब ये -1 -1 तो माइनस कितना हो गया, 3। ठीक है, तो ये माइनस का 3 हो गया, और ये cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, और साथ में सभी के साथ 2 है तो वो 2 कॉमन हो जाएगा, और बाकी क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा आएगा यहाँ पे। ठीक है, और वो जो होता है उसका सम जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो 2 माइनस 3 जो है वो -1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है आपको। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से फिर पूछ लो, आप बता दो, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि अगर नहीं क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और तो ये इसकी वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, -1 है, ये फोर्थ का आंसर -1। Direction ratios of the line perpendicular to the plane, this are direction ratios of the line perpendicular to the plane। अब प्लेन से परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज जो होती हैं वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं। याद रखना है किसकी डायरेक्शन रेशियोज होती है, ये आपके पास मान लीजिए कोई प्लेन है और ये इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है एक, तो इस परपेंडिकुलर इसकी इक्वेशन अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी लिखा हो, मान लीजिए इस प्लेन की इक्वेशन है ये एक्स है आपके पास, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी अगर इक्वेशन है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो जो है, ये नॉर्मल है, प्लेन से नॉर्मल है, नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी कहते हैं हम, तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन रेशियोज जो होंगी वो ए बी सी होंगी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज जो है वो है 2 3 एंड 4, 2 3 4। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये आपके थे फिलअप्स। अब आगे जो है वो हम ट्रू फॉल्स और देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हाँ जी ट्रू फॉल्स देख लीजिए। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हों तो दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज जीरो। ठीक है, तो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, तो दैट मीन्स आंसर इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू। वेरी गुड अंजू, वेरी गुड। सेकंड का आपने क्या आंसर लिखा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस आर 5 1 1। तो ये आप कैसे लिखोगे, तो आप इनका डिफरेंस लेना है आपने। लाइन ज्वाइनिंग, जब भी आपसे दो पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग पूछी है तो आप उसकी डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करोगे, उन पॉइंट्स का डिफरेंस लोगे, तो 3 -2 वो 5 होता है। ठीक है, 3 -2 ये 3 + 2 हो जाएगा, और 3 + 2 जो होता है वो 5 होता है, तो ये 5 आ रहा है। ठीक है, 2 -1 2 -1 1 होता है, तो ये भी ठीक है आपका, और 1 - 0 जो होता है वो भी 1 है, तो ये भी ठीक है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है सेकंड का दोनों ने ट्रू आंसर दिया है। ठीक है, तो ये ठीक है आपका, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये नहीं है। ठीक है, कोलिनियर का तो मतलब सीधा सा यही है कि एक वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, कोलिनियर वो होते हैं, पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, ठीक है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये फॉल्स है आपका। ठीक है, ये फॉल्स है। थर्ड का आपने भी आंसर इसका थर्ड का फॉल्स ही लिखा है, तो वेरी गुड। और फोर्थ देख लीजिए, इफ ए वेक्टर
इज इक्वल टू दिस मच, देन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। तो ये तो सही नहीं लग रहा मुझे भी, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और अंडर रूट है, ठीक है। तो 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट हो गया ये आपके पास, और ये 9 अंडर रूट हो गया, और 9 अंडर रूट जो होता है वो 3 होता है, तो मैग्नीट्यूड इसका 3 होता तो सही होता, अभी ये गलत है, ठीक है, फॉल्स है ये। फोर्थ इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, आपने भी फोर्थ का आंसर फॉल्स ही लिखा है, तो वेरी गुड। फिफ्थ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं, जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है, तो एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है। तो अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है, सॉरी, वेक्टर प्रोडक्ट पूछा है, वेक्टर है तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ 0 डिग्री इनटू एन कैप। एन कैप जो है वो डायरेक्शन इसकी है, और वो दोनों के जिस प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर आ रहे हैं उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है ये, ठीक है, ये हमने बात करी हुई है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, ये एन कैप परपेंडिकुलर डायरेक्शन को बताता है। किससे परपेंडिकुलर होता है, दोनों ए और बी से परपेंडिकुलर होता है। जब आप राइट हैंड अपना फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी वेक्टर की तरफ घुमाते हैं, तो थंब जो है वो आपका एन कैप होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये दोनों से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तो ए वेक्टर, अब साइन 0 जो है वो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एन कैप आ गया, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0, अकेला इसने 0 लिख दिया, तो 0 नहीं है, 0 वेक्टर है ये, ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है। अगर वेक्टर साथ में लिख देता तो ये ट्रू हो जाना था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अपने 0 और 0 वेक्टर का डिफरेंस रखना है, ठीक है, ये फॉल्स है फिफ्थ, ठीक है, ठीक कर लेना अपनी ऑप्शन जो है। तो देख लीजिए फिफ्थ का इसने वैसे क्या लिखा है, ट्रू फॉल्स ही है ना, ये ट्रू लिख दिया है, तो ट्रू नहीं है ये, ठीक है, इज अ 0 वेक्टर। पैरेलल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0, ये सही नहीं काउंट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये आपका जो है वेक्टर के ऊपर शॉर्ट आंसर्स जो थे, क्वेश्चंस जो थे वो हमारे हो चुके हैं, ठीक है, कम से कम ये वाले तो इसमें जो सीखने वाली बातें हैं यही है कि एक तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, ये वेक्टर होता है क्या है, ठीक है, तो ये वेक्टर होता है, और ऊपर वाला जो है वो स्केलर होता है, ठीक है। एंगल का कॉन्सेप्ट जो है, दोनों के बीच में एंगल जो अगर इंट्रोड्यूस कर दे तो इनकी क्या डेफिनेशन है, तो ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा होता है, और ए डॉट क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा, ठीक है, और साथ में एन कैप होता है, ठीक है, एन कैप होता है, ठीक है। और क्या था इसमें, मैग्नीट्यूड की बात थी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर ये वेक्टर दिया हुआ है तो, हाँ जी, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में है थोड़ा, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, तो मोटा मोटा यही चीजें थी हमने जो देखी हैं। तो चलिए अब और आप बता दीजिए, और कौन सा चैप्टर जो है वो जिसके क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं आज। चलिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसके आगे आ रहा है, तो क्या हम कर लें क्या, यस और नो। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो द पॉइंट विच डज नॉट लाइन हाफ प्लेन, अब कोई भी लाइन जो होती है ना, ये आप ध्यान रखो कि कोई भी लाइन होती है ना वो प्लेन को दो पार्ट्स में बांट देती है, एक तो ये इधर वाला, ये बीच में मैंने लाइन प्लॉट करी है, ठीक है।
चलिए, ये तो एक एक जो है वो एक वो साइड तो इधर होती है, ये लाइन से इधर, ठीक है, ये इस साइड में, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ठीक ठाक नजर आ रहा है। और एक जो है वो इसका दूसरी साइड, प्लेन की दूसरी साइड होती है, ठीक है। तो ये कोई भी लाइन जो है वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, पार्टीशन कर देती है, ठीक है। प्लीज वेट बेटा, थोड़ा सा सिस्टम हमारा गड़बड़ा गया है, देख लेते हैं। हम लगभग पहुंचने वाले ही हो गए हैं, ठीक है, पहुंच गए हैं लगभग। ये लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी। तो देखिए, द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन दिस, अब इक्वेशन आपको दी हुई है, हाफ प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। तो ये है 2x माइनस 3y-6 इज लेस देन और इक्वल टू 0 विच डज नॉट लाई। अब आप क्या करोगे, एक एक पॉइंट को आप इसके अंदर पुट करके देख लो इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो 2 × 2 -3 × 0, एक्स की जगह पे आपने 2 पुट करना है, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। -6, अगर ये इस लेस देन और इक्वल टू 6 अगर ये ट्रू हो जाता है तो दैट मीन्स ये इसके रीजन में आता है, ठीक है, इस हाफ प्लेन में आता है, ठीक है। तो हमने यही चेक करना है। तो 2 × 2 4 होता है, 4 - 6 जो होता है वो -2 होता है, और -2 जो है वो लेस देन 0 है, तो ये तो इस प्लेन के अंदर ही है, ये तो है, ठीक है। मुझे लगता है बेटा जी आज तो ख़त्म ही करना पड़ेगा, बेल डोरबेल बज गई है, जिसने आना था वो नहीं आए थे पहले, ठीक है, अभी पहुंचे हैं मुझे लगता है, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी सूचना देता हूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, आई एम बैक, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये -2 जो है वो तो सेटिस्फाई करता है, ये अपना 2, 0 जो है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, प्लेन की, हाफ प्लेन की, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट मीन्स कि ये तो जो है वो डज नॉट लाई वाले तो नहीं सेटिस्फाई करता, मतलब, ठीक है। तो ये तो है अभी इस प्लेन, हाफ प्लेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। और पॉइंट ट्राई करते हैं, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप कौन सा हम कर लें, तो 4, 0 ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो 2 × 4 -3 × 0 -6, ठीक है। क्या ये लेस देन 0 है कि नहीं है, ठीक है, ये है कि नहीं है, तो ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 4, 0 ट्राई कर रहे हैं। तो 4 × 2 8 होता है, 3 × 0 0 ही होता है, और -6 जो है 8 - 6 बन गया, ये 2 होता है, और 2 जो है वो लेस देन 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ना, तो दैट मीन्स इसका आंसर जो है वो सी है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये गलत हो गया, तो दैट मीन्स इसके प्लेन में नहीं है ये, ठीक है, इस हाफ प्लेन में नहीं है ये। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, द पॉइंट विच लाई इन द हाफ प्लेन, ये भी आपने ऐसे ही करना है, ट्राई कर लीजिए 1 बाय 1। तो आप देख लीजिए, इसमें जो है ये पहला जो है वो आपका छोटा बनना चाहिए और ये बड़ा बनना चाहिए, तो बड़े वाला में से कौन सा है, मुझे लगता है ये वाला जो है वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो 3 × 0 माइनस विच लाइज इन द हाफ प्लेन पूछ रहा है ये, अब ये उल्टा हो गया, ठीक है। मैं तो ये अभी भी ऐसे ही सोच रहा था कि ये नॉट वाला है, तो नॉट वाला नहीं है ये,
तो ये नहीं ट्राई करेंगे अब हम इसमें पहले वाला ही ट्राई करेंगे। ठीक है, ये बी ऑप्शन जो है वो सही बैठ जाएगा इसमें आई थिंक। ट्राई कर लेते हैं, सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है इस इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को। तो 3 × 2 -0, तो क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है? तो 6 - 0, ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। ट्रू है तो दैट मीन्स यही इसका आंसर है। ठीक है, एनी डाउट? कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये बात नहीं समझ में आई है। ठीक है, मैं साथ साथ में देख रहा हूँ आपके चैट बीच बीच में। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं फिर। द क्वाड्रेंट रेप्रेजेंट्स, क्वाड्रेंट के स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट रेप्रेजेंट्स x ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। तो जिसमें x पॉजिटिव होता हो y नेगेटिव होता हो, आप बता दीजिए कहाँ पे है, कौन से में पॉजिटिव कौन से में नेगेटिव। x पॉजिटिव चाहिए और y नेगेटिव चाहिए, कौन सा क्वाड्रेंट होता है ऐसा? लिख दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन विच क्वाड्रेंट आर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव? हाँ जी, हरिओम। फोर्थ क्वाड्रेंट बिल्कुल ठीक है अंजू। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो नेगेटिव जो होता है, वाई नेगेटिव जो है वो इस क्वाड्रेंट में होता है और ये फोर्थ होता है। काउंटिंग जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन ऑफ दिस इज। ठीक है, आई थिंक आप कर लेंगे, मुझे लगता नहीं है कि मेरे करने वाला सा है कि कुछ इसमें, क्योंकि मैंने ये बता दिया आपको कि ये जैसे हमने फर्स्ट किया था वैसा ही है ये। द पॉइंट विच लाइज इन द हाफ प्लेन दिस, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है ये, विच डज नॉट लाई और विच लाइज है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, थोड़ा सा अंतर है इनमें दोनों में, वो अंतर देख के और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर दे देने हैं। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ इनको, आगे देखते हैं। In LPP, the linear inequalities on the variables are called constraints। इसका नाम है constraints। जो conditions होती हैं उनके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर जो हमने कंडीशन उनके ऊपर इम्पोज करी होती है, भाई कोई पॉजिटिव होगा, कोई जो है लेस देन, जैसे ये। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट है, ये इसके सामने वर्ड लिखा भी हुआ है, कंस्ट्रेंट है ये। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू दिस फॉर द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इसको प्लॉट कर लीजिए, x इस वाली कंस्ट्रेंट को प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ऐसी ऐसी लाइन आ जाएगी, ये आपका 0,4 पॉइंट है ये वाला, और ये वाला पॉइंट जो है वो 4,0 है। ठीक है, तो इसका रीजन अब कौन सा है? तो ये वाला इसका फिजिबल रीजन जो है वो ये है। अगर फिजिबल रीजन ये है तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कहाँ है? तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 एंड 3। तो देख लीजिए कौन से पॉइंट पे इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो वहाँ आएगी जहाँ पे एक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बड़ा है तो वहाँ पे मैक्सिमम आएगी। और ज़्यादा बड़ा कौन से पॉइंट पे है? तो 4,0 पे है। ठीक है, तो 4,0 इज द राइट चॉइस, 4,0। ऑल पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, फिजिबल रीजन के सभी पॉइंट्स क्या होते हैं? ऑल पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, आई डोंट नो व्हाट डज इट वांट टू, चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या लिखता है। थर्ड का, ऑल पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन, ये फिजिबल सॉल्यूशन लिख रहा है जिसको। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है,
रीजन के ऑल पॉइंट्स, जैसे ये है तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, ये सारे कॉर्नर बॉर्डर बाउंड्रीज भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को क्या क्या कहता है, ये फिजिबल सॉल्यूशन। पर लेकिन ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो होता है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे होता है। ये ऑप्टिमम का मतलब है ये वाला फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको, जेड को जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इन एन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज लीनियर, ये लीनियर होता है जी, ठीक है। कैसे फॉर्म का होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, इस फॉर्म का होता है जी। इसमें +-5 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस सी भी हो सकता है, जेड इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर होता है, इस फॉर्म का होता है, ठीक है। द कॉमन रीजन डिटरमिन्ड बाई ऑल लीनियर कंस्ट्रेंट्स ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड डैश रीजन, फिजिबल रीजन, ठीक है। तो सभी के बीच में कॉमन रीजन जो होता है दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। फिजिबल का मतलब है जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। Feasible region of a system of linear inequalities is said to be dash if it is enclosed within a, if it can be enclosed within a circle। अगर एक सर्कल के अंदर उस वो जो है रीजन आ जाए तो उसको हम कहते हैं बाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड है ये सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड है। कब, जैसे मान लीजिए यही है तो हम इसके ऊपर एक सर्कल ऐसा बना सकते हैं, ये वाला एक सर्कल ऐसा बना सकते हैं जो इसको कवर कर ले, है ना। एक सर्कल हम ऐसा बना सकते हैं जो इसको कवर कर ले। अगर ऐसा अगर हम बना दें, ठीक है, अगर हम एक सर्कल ऐसा बना दें, अगर इसको कोई सर्कल ऐसा बना दें जो इसको कवर कर ले तो दैट इज कॉल्ड बाउंडेड रीजन, ठीक है। अनबाउंडेड जो है वो उसके ऊपर कोई सर्कल नहीं बना सकते हम। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है क्या, सेकंड का आंसर 16, सेकंड का आंसर 16, इसका आंसर 16, हाँ 4 4 जा 16 आ जाएगा जी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, अच्छा ठीक है, इसने ये देखिए हमने क्या किया है, हमने वो पॉइंट बताया जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और हमने करना क्या था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी इसकी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी, ये वाला आंसर 4,0 नहीं है, ये पॉइंट है, ये जहाँ पे फंक्शन की जो है वो ऑप्टिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करके और जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड की वैल्यू जो है 4 × 4 + 2 × 0 हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 16। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, और क्या था, नेक्स्ट इज अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन इज अ पॉइंट आई, पॉइंट इन द रीजन होना चाहिए था ये, पॉइंट इन द रीजन विच इज द डैश ऑफ द बाउंड्री लाइंस। Corner point of a feasible region is a point in the region which is the dash, which is the corner point, तो ही है ये, फिर क्या पूछ रहा है ये, which is the dash of boundary lines, नहीं पता मुझे, तो देख लेते हैं सेवंथ। तो फर्स्ट का सेवंथ का क्या बोल रहा है ये, कुछ है क्या, फिलअप्स में है, फिलअप्स में 7 इंटरसेक्शन, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्री लाइंस, माय गुडनेस, ठीक है। मुझे लगा कि कुछ और ही कुछ पूछ रहा है, तो ये तो हमें पता तो है, बस ये ऑप्शन जो है वो दिखेगा तो भी हमें पता लगेगा ना क्या चाहता क्या है, जैसे, ठीक है। तो बाउंड्री लाइंस देख रहे हो, ये वाली जो है ये बाउंड्री लाइंस हैं, तो इनका जो है कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो रीजन के जो है वो कॉर्नर पॉइंट के एजेस के जो है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दिया इसने, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ द बाउंड्री लाइंस। फिजिबल रीजन ऑफ फॉर, ये क्या हो गया, फिजिबल रीजन फॉर नो डॉट एलपीपी, ये क्या है पता नहीं, इज ऑलवेज अ डैश पॉलीगन फॉर अ नो एलपीपी, नहीं ये तो क्लियर ही नहीं है, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, ये तो समथिंग इज रॉन्ग विद द क्वेश्चन। तो ये क्या वैसे है क्या, कन्वेक्स इसका आंसर लिखा है इसने, फिलअप्स में कन्वेक्स लिखा है, तो कन्वेक्स पॉलीगन,
जस्ट मैं आपको कन्वेक्स पॉलीगन तो बता देता हूँ, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती हैं। तो एक पॉलीगन को कन्वेक्स कहा जाता है अगर इसके कोई भी दो पॉइंट, जैसे ये पॉलीगन है आपके पास, इसके कोई भी दो पॉइंट आप यहाँ ले लेंगे और इनको ज्वाइन करें, तो ये सारी की सारी लाइन जो है वो अगर पॉलीगन के अंदर ही रहती हो, ठीक है, कि कहीं भी ले लें, ये दो पॉइंट ए बी जो है वो हम कहीं भी ले सकते हैं, इसमें यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है, कहीं भी ए ले लो आप, कहीं भी बी ले लो, सभी को मिलाना है और सारी लाइंस जितनी बनती हैं वो सारी की सारी वो अगर इस डायग्राम के अंदर रहती हैं तो उसको कन्वेक्स फिगर कहते हैं हम, ठीक है। तो ये कन्वेक्स फिगर की एग्जांपल ही है ये कन्वेक्स ही है ये, ठीक है। अब मैं एक कनकेव बना देता हूँ वो कैसी होती है। तो आप ये देखिए, सॉरी, तो ये, ठीक है। तो ये फिगर जो है वो एक कनकेव फिगर है, क्यों है? अगर आप एक लाइन, एक पॉइंट जो है वो यहाँ लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं, और अब इनको ज्वाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, ऐसे कर लिया, तो ये आप देख रहे हो कि इधर ये पार्ट जो है वो बाहर चला गया इस फिगर से, तो दैट विल बी अ कनकेव फिगर, ये कनकेव है, ठीक है। तो बाकी इसका तो मुझे नहीं आइडिया है क्या है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया जी, ये 3D का आ गया आगे। तो क्या हम इसको भी कंटिन्यू कर लें क्या? अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं वैसे तो। क्या हम ये क्वेश्चन भी ले लें क्या? ठीक है जी, तो आज हम फिर यहीं कंप्लीट करते हैं इसको, लेक्चर को। तो कल देखते हैं फिर, ठीक है, जैसा भी लगा टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। अदरवाइज बाय बाय।